Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel and start करेंगे अपना आज का सेशन। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम के लिए पेपर 1 के टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड से प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। अगर आप भी यूजीसी नेट एग्ज़ाम में अपेयर होने वाले हैं तो वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक देखें, ताकि आपसे कोई भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिस ना हो। साथ ही अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम अपनी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम चलिए स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन एंड देखेंगे सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टूडेंट्स इवैल्यूएशन ऑफ टीचर्स आर। जो कह सकते हैं मुख्य उद्देश्य है स्टूडेंट का मूल्यांकन करने का, ठीक है, वो क्या है टीचर्स का? टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट वीकनेस, ताकि हम स्टूडेंट की कमज़ोरियाँ क्या हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएँ। तो क्या आपको लगता है ये अप्रोप्रिएट है? हमें स्टूडेंट्स की कमज़ोरियाँ पता करके उनको डिमोटिवेटेड फील नहीं कराना है, हमें स्टूडेंट को मोटिवेट फील कराना है। तो जो इवैल्यूएशन का उद्देश्य है वो आपका स्टूडेंट की वीकनेस के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना बिल्कुल नहीं है। ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल गलत है। दूसरी स्टेटमेंट है टू मेक टीचर्स टेक टीचिंग सीरियसली, कि इवैल्यूएशन इसलिए कराया जाता है ताकि जो टीचर्स हैं वो अपनी टीचिंग को सीरियसली ले। क्योंकि क्या होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस कि टीचर सोचता है व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना है, हमें बस जाना है क्लास में, टीच करना है, बच्चों को समझ में आए या ना आए व्हाटएवर, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, लेट इट बी, है ना, ये सोच लेते हैं कुछ टीचर्स। तो इसी वजह से इवैल्यूएशन को कंडक्ट किया जाता है कि स्टूडेंट्स का फीडबैक लिया जाए कि कंसेप्ट जो उनको प्रोवाइड किया गया वो उन तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। उनके फीडबैक से पता चलता है कि टीचर कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिवली जो है वो अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कंडक्ट कर रहा है। तो टीचर सीरियसली बच्चों को पढ़ाए, सीरियसली टीचिंग को ले, ऐसा ना कि उससे फॉर ग्रांटेड ले ले कि अरे सिर्फ हमें सैलरी चाहिए और हमें क्लास में जाके कुछ भी पढ़ा देना है, क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसा नहीं। आप टीचर ये सोच के पढ़ाए कि बच्चों की तरफ से जो फीडबैक मिले वो बेहतर मिले, ताकि जो टीचर हैं उसके पॉइंट्स बढ़ें। तो इसी वजह से इवैल्यूएशन कंडक्ट कराया जाता है। अगर इवैल्यूएशन में स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है तो अभी हम लोग स्टूडेंट को ब्लेम नहीं करते, यहाँ पर ब्लेम जो आता है वो टीचर पे आता है कि टीचर की टीचिंग स्ट्रैटेजी में कहाँ गलती रह गई थी, जो स्टूडेंट जो है वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाया। ये मतलब मेजॉरिटी अगर अच्छा स्कोर कर रही है, 1 और 2 स्टूडेंट्स अच्छा स्कोर नहीं करे तो टीचर पर नहीं आता क्वेश्चन। बट अगर होल ऑफ द क्लास है उसमें सिर्फ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं जो अच्छा स्कोर नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर टीचर की टीचिंग स्ट्रैटेजी पे क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। इसी वजह से इवैल्यूएशन कंडक्ट कराया जाता है कि टीचर्स जो हों वो अपनी टीचिंग को सीरियसली लें, अपने कंटेंट को बेहतर तरीके से डिलीवर करें, स्टूडेंट से वो भी टाइम टू टाइम फीडबैक लें मेन एग्जाम से पहले, ताकि वो उनको एग्जाम से पहले ही फुल प्रिपेयर कर दे फॉर दी एग्जाम। टू हेल्प टीचर्स अडॉप्ट इनोवेटिव मेथड्स ऑफ टीचिंग, इवैल्यूएशन कंडक्ट कराने का जो उद्देश्य है वो ये भी है कि इससे टीचर्स को क्या मिले, थोड़ी सी मदद मिले कि वो अपने टीचिंग में, अपने शिक्षण में इनोवेटिव मेथड्स को लेकर आ सकें। तो बिल्कुल आप देखिए इवैल्यूएशन कंडक्ट होता है, टेस्ट कंडक्ट होता है, तो टेस्ट से पहले आपने जो कुछ भी पढ़ाया उसको रिवाइज कराने के लिए आप इनोवेटिव आइडियाज़ को लेकर आइए। लाइक आप स्टूडेंट्स पहले क्लासेस में क्विज कंडक्ट कराइए कि कल हम आपके क्विज लेंगे, आपको ये क्वेश्चंस लर्न करके आने, पढ़ के आने, समझ के आने, जो भी आप कहेंगे। तो आप क्विज करा रहे हैं तो क्या हो रहा है, कुछ स्टूडेंट जो पढ़कर आए थे उन्होंने तो उसको प्रिपेयर किया ही, लेकिन कुछ स्टूडेंट जो पढ़कर नहीं भी आए थे उनकी प्रिपरेशन भी हो रही है, क्योंकि वो इंजॉय कर रहे हैं। आप इंजॉयबल फॉर्म में क्विज कराइए तो वो भी इसको इंजॉय करेंगे, तो उन तक भी कंसेप्ट जो है वो पहुंच रहा है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी आपका सही है और ये स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट है हमारा
to identify the areas of further improvement in teacher traits. टीचर के जो ट्रेड्स होते हैं उनमें वो आगे क्या इम्प्रूवमेंट करे, इसके लिए इवोल्यूशन कराया जाता है, बिल्कुल कराया जाता है। मान लीजिए आपने अभी कोई एक मेथड का यूज़ किया था, मान लीजिए आपने लेक्चर मेथड का यूज़ किया और लेक्चर मेथड का यूज़ करके आपने अपना सिलेबस कंप्लीट किया और जब रिजल्ट फीडबैक आया आपने देखा कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे, तो अब आप अपने टीचिंग मेथड में क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे। आपको लग रहा है कि लेक्चर मेथड ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं बैठ रहा है इन स्टूडेंट्स के साथ, आपको उनकी कैपेसिटी को चेक करना है कि कौन सा मेथड से हम टीचिंग कराएं जो बच्चे अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर पाएँ। तो इसी वजह से जो आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट्स वगैरह होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि आप अपनी टीचिंग मेथड्स को यहाँ पर चेक कर सकें कि आप जो टीचिंग मेथड अप्लाई कर रहे हैं वो बच्चों पर फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा। तो अगर नहीं बैठ रहा है तो आप अपनी टीचिंग स्ट्रेटेजी में चेंजेस लेकर आएंगे, अपनी टीचिंग मेथड्स में चेंजेस लेकर आएंगे। तो और आगे क्या इंप्रूवमेंट आप कर सकते हो अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, उसकी वजह से इवोल्यूशन कंडक्ट कराया जाता है, बिल्कुल कराया जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी सही है। हमें यहाँ से कोड सेलेक्ट करना था, तो हमने देखिए यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट्स प्रोवाइडेड थी। यहाँ पर हमने स्टेटमेंट 1 को टोटली गलत माना था कि हम स्टूडेंट की वीकनेस का पता लगाने के लिए इवोल्यूशन कंडक्ट नहीं कराते हैं, इसलिए हमारा ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। हमारे जो करेक्ट आंसर जाएगा वो हमारी स्टेटमेंट बी, सी एंड डी के साथ जाएगा एंड इट इज़ हेयर इन ऑप्शन नंबर 2। सो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। हिंदी में देखेंगे, शिक्षकों के छात्र मूल्यांकन के मुख्य उद्देश्य। शिक्षक क्यों छात्रों का मूल्यांकन करते हैं? तो छात्रों की कमजोरी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए मूल्यांकन नहीं किया जाता है, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। शिक्षकों को शिक्षण को गंभीरता से लेना चाहिए या लेना है, इस वजह से कराया जाता है, बिल्कुल इसीलिए कराया जाता है कि शिक्षक इसको गंभीरता से लें, क्योंकि उन पर ही क्वेश्चनिंग होगी अगर स्टूडेंट कहीं लैग कर रहा है। तो शिक्षकों को शिक्षण के नवीन तरीकों को अपनाने में मदद मिलती है इसी इवोल्यूशन सिस्टम के द्वारा। शिक्षक गुणों में और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करना। बिल्कुल, शिक्षक क्या करता है, इवोल्यूशन सिस्टम के थ्रू उन गुणों में सुधार के क्षेत्रों की पहचान करता है, ये कहाँ किस एरिया में उनको जो है वो इम्प्रूवमेंट करना है। क्लियर? तो यहाँ पर वही नीचे दिए गए कोड आपको सिलेक्ट करना है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो रहा है, बी, सी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, आइडेंटिफाई द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट अ टीचर हैज़ टू टेक कॉग्नाइजेंस ऑफ वाइल एड्रेसिंग स्टूडेंट इन अ क्लासरूम। यानी आपको एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट यहाँ पर पता लगाना है जिसका टीचर यूज़ कर रहा है जब वो क्लासरूम में स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहा है। इनमें से क्या आएगा? उसको प्रॉक्सिमिटी का अवॉइडेंस करना चाहिए, मतलब उसको नहीं देखना चाहिए प्रॉक्सिमिटी की लिमिट, या फिर वॉइस मॉड्यूलेशन पे ध्यान देना होगा, या फिर रिपीटेटिव पॉजेज, उसको बार बार पॉज करना है, या फिर फिक्स्ड पोस्चर में रहना है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर। फिक्स्ड पोस्चर, अगर हम फिक्स्ड पोस्चर की बात करें तो अगर टीचर सिर्फ एक ही जगह स्टैंड करके बोलता रहेगा तो स्टूडेंट्स भी जो, मतलब मान लीजिए कि जो फ्रंट पर स्टूडेंट बैठते हैं उन तक वॉइस जो है वो क्लियर है या फिर वो क्लियरली टीचर को देख पा रहे हैं, लेकिन जो बैक स्टूडेंट्स हैं वो शायद ना देख पा रहे हों। ठीक है, तो अगर एक फिक्स पोस्चर रहता है तो स्टूडेंट भी यहाँ पर क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। पीछे वाले स्टूडेंट सोचते हैं सर तो आगे ही खड़े हैं, कौन सा हमारे पास आ रहे हैं, तो वो अपना किसी अदर काम में इंगेज हो जाते हैं। तो इसलिए जब टीचर क्लासरूम को एड्रेस कर रहा हो तो उसको एक ही पोजीशन पर नहीं स्टिक रहना है, फिक्स पोस्चर में नहीं रहना, मूव करते रहना है, राउंड लगाते रहना है और अपने जो भी वो कंसेप्ट डिलीवर कर रहा है या कुछ भी जो भी क्लास में टॉकिंग वगैरह जो भी कर रहा है, कोई कंटेंट अपना डिलीवर, वो राउंड लेकर करे। ठीक है, अपनी पोजीशंस को चेंज करता रहे टाइम टू टाइम, ताकि हर स्टूडेंट को ये लगे कि टीचर कभी भी हमारे पास आ सकता है। इसलिए हम क्या करें, अपना फोकस अपनी स्टडी पे ही रखें इंस्टेड ऑफ एनीथिंग एल्स। ठीक है, दूसरी बात आ जाती है, नेक्स्ट है आपका रिपीटेटिव पॉज। अब रिपीटेटिव पॉज जो है, अगर आप क्लास में एड्रेस कर रहे हो स्टूडेंट को और आप कंटिन्यू पॉज दे रहे हैं तो इससे जो आपका एड्रेस करना है, एड्रेसिंग जो आप कर रहे हैं वो कैसी हो जाएगी, वो बोर हो जाएगी, क्लास में बोर्डम क्रिएट हो जाएगा, स्टूडेंट्स को नींद सी आने लगेगी। हमारे साथ भी होता है ना कि कोई अगर रुक रुक कर बोलता है तो हमें नींद आने लगती है, ओहो कब बोलेगा, ऐसा होता है ना। तो आपको एक प्रॉपर फ्लो में रहना है, आपको पॉज सिर्फ उतना देना है जो भी आपके पंक्चुएशन मार्क होते हैं। तो पंक्चुएशन मार्क के लिए आपको पॉज देना है, बट
आपको रिपीटेटिव पॉज नहीं देना कि फुल स्टॉप नहीं भी लग रहा है फिर भी आप वहाँ पे रुक गए। फुल स्टॉप पे भी रुकने का एक टाइम होता है लिमिटेड, ये नहीं कि आप 5 मिनट्स 2 मिनट्स 1 मिनट कंटिन्यू रुकें, कुछ सेकंड्स का टाइम होता है कि बस थोड़ा सा आपको ठहरना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। तो पंक्चुएशन मार्क के अकॉर्डिंग आपको पॉजेस देने हैं, रिपीटेटिव पॉज नहीं देने, इसलिए ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है आपका अवॉइडेंस ऑफ प्रॉक्सिमिटी। आप अगर प्रॉक्सिमिटी को अवॉइड करेंगे तो ये भी हमारा एक अच्छा एलिमेंट नहीं माना जाएगा वाइल एड्रेसिंग दी स्टूडेंट इन अ क्लासरूम। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएगा कि वॉइस मॉड्यूलेशन। आपको अपनी वॉइस एकदम से तेज करनी है, एकदम से थोड़ी सी स्लो करनी है, कभी मीडियम रखनी है, तो आप अपनी वॉइस को यहाँ पर मॉड्यूलेट करते रहना है, आपको एक ही टोन में आपको नहीं बोलना है। आपने मेरे को भी देखा होगा कि कभी मैं आपको बहुत ज़्यादा कामली पढ़ा रही होती हूँ, कभी मैं एकदम से मेरी स्पीड थोड़ा सा तेज हो जाती है, कभी वॉइस का नोड आपने देखा होगा कि थोड़ा सा पिच जो है वो थोड़ी हाई हो जाती है। तो वही है कि वॉइस को आपको मॉड्यूलेट करते रहना है वाइल एड्रेसिंग दी स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम, ठीक है। जैसे अभी मैंने बोला क्लासरूम, तो यहाँ पे मैं बहुत थोड़ा हल्के आ गई, मैं एकदम से तेज हो जाऊंगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपनी वॉइस को मॉड्यूल करना है, यही एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हिंदी में देखेंगे, उस महत्वपूर्ण तत्व की पहचान करें जिसका शिक्षक को कक्षा में छात्रों को संबोधित करते समय ध्यान रखना है। तो जब आपको बच्चों को संबोधित करना है तो आपको निकटता से बचना है। नहीं भैया, आप किसी स्टूडेंट के पास जाकर अगर बोल रहे हो तो ये कोई गलत बात नहीं है, संबोधन दे कर रहे हैं आप। अब मान लीजिए आप किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट, मान लीजिए राम है, आप उसके पास जाके उससे कहना चाहते हो कि बेटा हैव यू डन योर वर्क, तो आप उसके पास राम के पास जाकर ही तो कहेंगे। ये थोड़ा ना कि राम से कहना है तो आप शाम के पास जाकर कहेंगे हैव यू डन योर वर्क, नो ना। तो निकटता से बचना इज नॉट अ बैड थिंग, सॉरी। हाँ, दूसरा है आपका कि आपको बार बार रुकना है तो बार बार आपको नहीं रुकना, ठीक है। और दूसरा, आपको स्थिर आसन पर भी नहीं रहना, आपको क्या करना है, वॉइस को मॉड्यूलेट करना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। Question number 3. As a teacher, select the best option to ensure your effective presence in the classroom. अब यहाँ पर आपसे यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है कि आप क्लासरूम में हैं, आप अपनी प्रेजेंस को इफेक्टिव कैसे बनाएंगे, इनमें से कौन सी ऑप्शन को आप चूज़ करेंगे जिससे ऐसा लगे कि क्लासरूम में आपकी जो प्रेजेंस है, जो उपस्थिति है वो प्रभावी है, इफेक्टिव है। तो आपको पीयर कमांड का यूज़ करना है या फिर एग्रेसिव स्टेटमेंट्स आपको यूज़ करने हैं, अडॉप्शन ऑफ वेल स्टेबलाइज पोस्चर, एक अच्छा स्टेबलाइज पोस्चर का अडॉप्शन करना है, या फिर आपको अथॉरिटेरियन होना है। तो देखिए, अगर मैं आपको बताऊं पीयर कमांड, तो पीयर कमांड का यूज़ आप अपनी क्लास में अपनी प्रेजेंस को दिखाने के लिए नहीं करते हैं। पीयर कमांड क्या है, तो ये आपका गलत स्टेटमेंट है। दूसरा, आप एग्रेसिव स्टेटमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, तो मैंने आपको पहले भी काफ़ी बार बताया है कि हमें स्टूडेंट के साथ एग्रेसिव नहीं होना है। व्हेन यू आर अ टीचर यू हैव टू मेंटेन अ हेल्दी रिलेशनशिप विद स्टूडेंट्स। तो एग्रेसिव होने का तो कोई चांस ही नहीं है, एग्रेसिव आपको नहीं होना, स्टूडेंट का एक हेल्दी रिलेशनशिप रखनी है। अगर आप एग्रेसिव रहेंगे तो क्लासरूम में आपकी प्रेजेंस इससे पता नहीं चलेगी, बल्कि क्या होगा कि स्टूडेंट्स की प्रेजेंस क्लासरूम में पता नहीं चलेगी। आपके एग्रेसिव होने से वो डर जाएंगे, वो ना ही तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इंटरेस्ट लेंगे, उनका पूरा टाइम पूरा पीरियड इसी डर में, इसी सोच में निकलेगा कि बस कहीं मुझसे कोई गलती रह जाए, सर मुझे पनिश ना कर दें एंड ऑल। तो एग्रेसिव स्टेटमेंट का यूज़ आपको नहीं करना है। दूसरा है आपका बीइंग अथॉरिटेरियन। तो मैं ये आपको काफ़ी बार बता चुकी हूँ कि आपको सत्तावादी नहीं होना, आपको अथॉरिटेरियन नहीं होना है। क्लास में आपको हुक्म नहीं चलाना कि ओए उठ जाइए, ओए बाहर जाओ, तो इस टाइप के वर्ड्स, अथॉरिटेरियन आपको नहीं होना, डोमिनेंट आपको नहीं होना है स्टूडेंट्स पर। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट स्टेटमेंट जाएगा वो बिल्कुल जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ कि अगर आपकी इफेक्टिव प्रेजेंस क्लासरूम में देखनी है तो आपके पास क्या होना चाहिए, वेल एस्टैब्लिश पोस्चर होना चाहिए। मतलब आप अगर पोडियम पर खड़े हैं तो खड़े हों, मतलब एक अच्छे से पोज में खड़े हों। आप ब्लैक बोर्ड पर जब कुछ इलस्ट्रेट करें तो आपका पोस्चर अच्छा होना चाहिए, ये नहीं कि आपके शोल्डर्स जो हैं वो बैंड है, आप झुके हुए खड़े हुए हैं, तो ये नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हिंदी में देखेंगे, एक शिक्षक के रूप में कक्षा में अपनी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए
सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना है। तो इसमें क्या आएगा, पेयर कमांड का यूज़ करना है, नहीं। आपको आक्रामक बयान देना है, बिल्कुल नहीं, दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। और आपको सत्तावादी भी नहीं होना है, ये तो एक खुद से ही नेगेटिव स्टेटमेंट है। अगर आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करते, मैं चाहे आपको आंसर नहीं भी आता तो ईजिली आप इसके आंसर तक पहुंच सकते हो कि सत्तावादी होना नेगेटिव वर्ड है, आक्रामक होना नेगेटिव वर्ड है, पेयर कमांड पॉजिटिव है। लेकिन तो आप इसके साथ और इसके साथ गलत थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, बट आपको ध्यान रखना है कि पेयर कमांड का उपयोग आपको यहाँ नहीं करना। आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा कि आपको अपना एक वेल एस्टैब्लिश यानी कि सुस्थिर आसन को अपनाना है। नेक्स्ट है, विच सेट ऑफ लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स मे बी कंसिडर्ड हेल्पफुल इन डिजाइनिंग इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग सिस्टम। सेलेक्ट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। अब आपको यहाँ पर कुछ कोड्स दिए यानी कुछ स्टेटमेंट्स दिए, उन स्टेटमेंट्स को आपको चूज़ करना है। और किस बात का ध्यान रखते हुए चूज़ करना है कि जो लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कंसीडर हो, हेल्पफुल कंसीडर हो इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग सिस्टम को डिज़ाइन करने में। ठीक है, तो हम देखेंगे कौन कौन सी स्टेटमेंट्स हो रही हैं। देखिए, प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर इन रिस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट, बिल्कुल। अगर आप किसी भी लर्नर की किसी कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें तो ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि जो सीखने वाला बच्चा है, जो लर्नर है, उसके बाद उसके पास कुछ अपना पूर्व ज्ञान होना चाहिए, कुछ अपने प्रायर एक्सपीरियंसेस होने चाहिए सब्जेक्ट से रिलेटेड। टीचर क्लास में जो भी सब्जेक्ट टीच कर रहा है, पढ़ा रहा है, उसका पूर्व ज्ञान बच्चे के पास होना चाहिए। ये एक विशेषता है लर्नर की। दूसरा है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ऑफ लर्नर्स फैमिली फ्रेंड। तो मैंने काफ़ी बार बताया कि फैमिली, सोसाइटी, बैकग्राउंड, इन सब का कोई फ़र्क नहीं पड़ता टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पे। तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है लर्नर्स की, फैमिली की, फ्रेंड्स की, उसका कोई भी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है आपके लर्नर की। ठीक है, तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कहीं ना कहीं भी इन्वॉल्व ही नहीं है। नेक्स्ट है एबिलिटी ऑफ द लर्नर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट। अब जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो उस पर लर्नर की एबिलिटी क्या है, बिल्कुल ये तो आपको देखना है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि साइंस में अच्छे होते हैं, सम आर गुड इन मैथ्स, सम आर गुड इन इंग्लिश। तो अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग एबिलिटी होती है हर स्टूडेंट की, कोई किसी में अच्छा होता है, कोई किसी में अच्छा परफॉर्म करता है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट तो आपका सही है। दूसरा है स्टूडेंट्स लैंग्वेज बैकग्राउंड। अब बिल्कुल स्टूडेंट का लैंग्वेज बैकग्राउंड कैसा है। अब मान लीजिए कोई साउथ से है, ठीक है, उसको कन्नड़ आ रहा है, कोई आपका महाराष्ट्र से है, उसको मराठी आ रहा है। तो कहाँ से कोई बिलोंग कर रहा है तो उसकी लैंग्वेज का बिल्कुल फ़र्क पड़ने वाला है। नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन फॉलोइंग दी प्रिस्क्राइब ड्रेस कोड। अब ड्रेस कोड की बात यहाँ पर लर्नर कैरेक्टरिस्टिक के अंदर नहीं आएगी। इंटरेस्ट क्या करना है ड्रेस कोड में, ड्रेस कोड तो सबका यूनिफॉर्म सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट के इंटरेस्ट की कोई बात ड्रेस कोड में नहीं आएगी, तो बिल्कुल नॉनसेंस सा क्वेश्चन है, सॉरी स्टेटमेंट है। एंड नेक्स्ट है आपका मोटिवेशनल ओरिएंटेशन ऑफ द स्टूडेंट। बिल्कुल आपको टाइम पर स्टूडेंट को मोटिवेट करते रहना है सो दैट वो अच्छा परफॉर्म कर पाएँ, सो दैट उनके पास अगर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है तो आप उसको बूस्ट कर सकें। कैसे बूस्ट करेंगे, मोटिवेशन के थ्रू। तो मोटिवेशन तो टीचर को टाइम टू टाइम स्टूडेंट्स को, लर्नर को प्रोवाइड करते रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हमारा जो स्टेटमेंट्स करेक्ट हमने अभी तक देखी, इसमें हमने फर्स्ट स्टेटमेंट को करेक्ट देखा था, थर्ड को देखा था, फोर्थ को देखा था और फिर सिक्स्थ को देखा था। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हिंदी में देखेंगे, प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रणालियों को डिज़ाइन करने में शिक्षार्थी विशेषताओं का कौन सा सेट सहायक माना जा सकता है, और नीचे दिए गए कोड में से आपको सही विकल्प चुनना है। तो विषय के संबंध में शिक्षार्थियों का पूर्व अनुभव बिल्कुल आप देखेंगे। शिक्षार्थी के पारिवारिक मित्रों के पारस्परिक संबंध, तो हमें उनके पारिवारिक मित्रों और उनके बीच में कैसा रिलेशन है इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्वेश्चन एक बार फिर से देखेंगे, प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रणाली, अगर हमें प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रणाली रखनी है
तो उसमें प्रणाली को डिज़ाइन करने में शिक्षार्थी विशेषताओं का कौन सा सेट सहायक होगा? तो बिल्कुल पहला होगा कि शिक्षार्थियों का अपने विषय के संबंध में पूर्व ज्ञान हो। दूसरा, विषय के संबंध में शिक्षार्थियों की क्षमता क्या है। तीसरा, छात्र की भाषा पृष्ठभूमि क्या है, ठीक है, उस अकॉर्डिंग हम डिज़ाइन करेंगे। और निर्धारित ड्रेस कोड का यहाँ पर कुछ नहीं है। छात्रों को प्रेरक अभिविन्यास बिल्कुल है। तो हमारा यहाँ जो करेक्ट आंसर जाएगा गोज विद ऑप्शन नंबर 2, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ। तो आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, द यूज ऑफ टीचिंग एड्स इज जस्टिफाइड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ। आप टीचिंग एड्स का यूज करते हैं तो ये किस सतह पर इनको हम जस्टिफाई करेंगे कि ये जो टीचिंग एड्स यूज़ होते हैं ये स्टूडेंट के अटेंशन को क्लासरूम में मतलब स्टूडेंट को अट्रैक्ट करने के लिए, उनकी अटेंशन के लिए हम टीचिंग एड्स का यूज़ करते हैं, या फिर मिनिमाइजिंग इनडिसिप्लिन प्रॉब्लम इन दी क्लासरूम, या फिर हम क्लास में जो है वो इनडिसिप्लिन क्रिएट ना हो इसके लिए ऐसा करते हैं, या फिर हम लर्निंग आउटकम्स मतलब ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम्स को बढ़ाते हैं स्टूडेंट के, या फिर हम इफेक्टिव इंगेजमेंट चाहते हैं स्टूडेंट्स की लर्निंग टास्क। तो ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा, हमें स्टूडेंट की सिर्फ हम अटेंशन लेकर क्या करना हमें, है ना। अटेंशन तो वो वैसे भी देंगे, हम उनको डांट लगा देंगे, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टीचिंग एड्स की जरूरत ही नहीं है। अगर डांट लगा दी तो ऑलरेडी अटेंशन देंगे वो, तो अटेंशन नहीं उनको लेनी है हमको। इनडिसिप्लिन तो क्रिएट होगा, बट कैसे हम उसको ना क्रिएट करें, ये तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, इसलिए भी गलत हो जाएगा। टीचिंग एड्स का जो यूज़ होता है वो इसलिए होता है कि जो लर्निंग आउटकम्स हैं स्टूडेंट के वो बेहतर आ सके, उनको बढ़ावा मिल सके, बच्चे बेहतर तरीके से समझ सके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हिंदी में ऑप्शन सारे सही थे, हमें अप्रोप्रिएट चूज करना था, इसलिए हमने ऑप्टिमाइजिंग वाला लिया। ओके, नेक्स्ट है शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग निम्नलिखित आधारों पर उचित है। तो किन आधारों पर उचित है? कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करना है, बट ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है। कक्षा में अनुशासनहीनता की समस्याओं को कम करना, बिल्कुल इसके लिए, लेकिन इसका उद्देश्य ये नहीं होता। हम टीचिंग एड का उद्देश्य इस टीचिंग एड को यूज इसलिए नहीं करते कि हम क्लास में इनडिसिप्लिन क्रिएट ना कर सकें, ठीक है। टीचिंग एड का जो इस्तेमाल किया जाता है, मोस्टली किया जाता है कि छात्रों के सीखने के परिणाम को हम अनुकूलित कर सकें, उसको बढ़ा सकें, उनको बेहतर तरीके से हम कंटेंट जो है वो उन तक पहुँचा सकें। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। बाकी आपका जो भी सजेशन हो आप हमें कमेंट सेक्शन में दें। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।